अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, आज का टॉपिक जो है क्लास 10th के लिए, डेट इज़ द हेरिडिटी एंड द जेनेटिक्स। तो चैप्टर नंबर 4 है ये बायोलॉजी में, डेट द हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। तो इसकी हम आज इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। तो हेरिडिटी जो है किसको कहा जाता है और इसी से जेनेटिक्स जो है किसको कहा जाता है, तो ये हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो हम देखते हैं पहले हेरिडिटी जो होती है, ये हम देखते हैं एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हम देखते हैं जब ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्टर्स और द ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज नोन एज द हेरिडिटी। तो हेरिडिटी जो होती है, इसमें हम देखते हैं जो करेक्टर जो हमारे पेरेंट्स में होते हैं, वो करेक्टर जो होते हैं जब ऑफस्प्रिंग्स में आ जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो डेट प्रोसेस नोन एज उसको हेरिडिटी कहा जाता है, या इट इज़ आल्सो नोन एज अ इनहेरिटेंस। हेरिडिटी जो है डेट इज़ आल्सो नोन एज अ इनहेरिटेंस। डेट में इसमें हम देखते हैं इनहेरिट हो जाते हैं करेक्टर, जो पेरेंट्स में करेक्टर्स पाए जाते हैं वो फिर उनके ऑफस्प्रिंग्स बच्चों में आ जाते हैं। तो डेट प्रोसेस नोन एज उसको हेरिडिटी कहा जाता है। तो करेक्टर जो होते हैं दे आर आल्सो नोन एज अ ट्रेटस। और करेक्टर्स में हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हाइट की बात करते हैं, इसी तरीके से हम देखते हैं शेप ऑफ द हेयर की हम बात करते हैं, कलर ऑफ द आइज़ की बात हम करते हैं, शेप ऑफ द नोज़ एंड चिन जो होती है। तो ये कुछ करेक्टर जो होते हैं जो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं, ठीक। तो ये करेक्टर जो होते हैं जब हम देखते हैं, यही करेक्टर जो हम देखते हैं पेरेंट्स में होते हैं, तो यही करेक्टर जो है जब ऑफ स्प्रिंग्स में आ जाते हैं, तो डेट प्रोसेस नोन एज उसको हेरिडिटी कहा जाता है, इसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। शाबाश। इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर सेकंड पॉइंट जो है डेट इज़ द जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, ठीक। तो जेनेटिक्स जो है डेट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। सिंपल में आप ये याद रखोगे, स्टडी ऑफ द हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक। तो जब हम हेरिडिटी को पढ़ते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, कैसे हम देखते हैं कि करेक्टर जो होते हैं वो पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स हम देखते हैं ट्रांसफ़र हो जाते हैं या ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक। तो डेट साइंस जो होता है डेट इज़ नोन एज उसको जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक। तो ये जेनेटिक्स टर्म जो है, ये हम देखते हैं टर्म जो है डेट वाज क्वाइनड बाय द डब्ल्यू बैटिसन इन 1905। तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डब्ल्यू बैटिसन। तो इस डब्ल्यू बैटिसन जो है, इसने 1905 में जेनेटिक्स टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस की। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ग्रीगर जॉन मेंडल जो है, ग्रीगर जॉन मेंडल जो है, ही इज़ रिगार्ड एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ग्रीगर जॉन मेंडल जो है, ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स उसको कहा जाता है, ठीक। तो ग्रीगर जॉन मेंडल जो है, ही वॉज बॉर्न इन 1882 एंड डाइड इन 1884। तो उसने जन्म लिया 1882 में, और इसी से हम देखते हैं उसकी डेथ जो है वो 1884 में हो गई, ठीक। तो ये जो है ग्रीगर जॉन मेंडल जो है, ही इज़ रिगार्ड एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स उसको कहा जाता है, ठीक। तो हम देखते हैं जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, दैट इज़ द मेल, और इसी से हम देखते हैं फीमेल इसमें होता है, ठीक। तो मेल जो होता है डेट प्रोड्यूस द मेल गिमिट्स, दोज आर नोन एज स्पर्मस, और इसी तरह से हम देखते हैं फीमेल जो होती है डेट प्रोड्यूस द फीमेल गिमेट्स, दोज आर नोन एज उनको एग और ओवम उनको कहा जाता है। तो यही गिमेट जो होते हैं, जो पेरेंट्स के गिमेट्स होते हैं, डेट में मेल गिमेट जो होता है, फीमेल गिमेट जो होता है, तो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जो होती है डेट इज़ प्रेजेंट इन द गिमेट्स ऑफ द पेरेंट्स। तो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जो होती है डेट में, हेरिडिटी करेक्टर जो होते हैं एक्चुअली, वो हम देखते हैं वो इन्हीं गिमेट्स में, डेट में स्पर्म में वो पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं मदर के एग जो होता है उसमें हम देखते हैं ये हम देखते हैं करेक्टर स्टेटस जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं जब फिर फर्टिलाइजेशन होती है, ये जो होते हैं स्पर्म जो होते हैं जब वो फ्यूज़ कर लेते हैं एग को, तो वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं दोनों करेक्टर जो होते हैं, माँ के करेक्टर्स जो उसके एग में होते हैं, और इसी तरह से हम देखते हैं ये जो होता है मेल जो होता है उसके स्पर्म्स के अंदर जो करेक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक। तो वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो वही करेक्टर जो होते हैं वो फिर ऑफ स्प्रिंग्स में आ जाते हैं। तो यही प्रोसेस जो है डेट इज़ नोन एज उसको कहा जाता है, हेरिडिटी उसको कहा जाता है। शाबाश। इसी तरीके से हम देखते हैं जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें हम देखते हैं सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, एक ही पेरेंट जो होता है वो वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और जो फिर वहाँ पे ऑफ स्प्रिंग्स बन जाते हैं, ठीक। तो ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। वो हम देखते हैं वो हूबहू ऐसे ही होते हैं जैसे हम देखते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं। तो ऐसे ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, दोज आर नोन एज द क्लोन्स।
या उनको रेमिट्स भी कहा जाता है, RAMETS, रेमिट्स भी उनको कहा जाता है, या क्लोन्स भी उनको कहा जाता है। डेट मीन दे आर द फोटो कापी ऑफ देयर पेरेंट्स, तो वो हम देखते हैं वो फोटो कापी ऑफ देयर पेरेंट्स, डेट मीन दे आर आइडेंटिकल, जेनेटिकल आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। तो इसी तरीके से जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं दे आर नेवर ए ट्रू कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। तो हम देखते हैं जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो वहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स फिर बन जाते हैं, तो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं उनमें थोड़ी बहुत डिफरेंस पाई जाती है, वो इतने हूबहू, वो इतने आइडेंटिकल नहीं होते जैसे पेरेंट्स होते हैं। तो वो डिफरेंस जो इनमें पाई जाती है, द डिफरेंसेस आर नोन एज अ वेरिएशन, और वो वाली डिफरेंसेस जो होते हैं दोज आर नोन एज, उनको वेरिएशन कहा जाता। तो वेरिएशन जो होते हैं, वेरिएशन किसको कहा जाता है, वेरिएशन जो होती है दैट इज़ द differences in the characters or the traits among the individuals of a species is known as a variation। तो वेरिएशन जो होती है वो हम देखते हैं वो एक ऐसी प्रोसेस पाई जाती है जिसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो होते हैं ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे डिफरेंस पाई जाती है ऑफस्प्रिंग्स में, वो इतने आइडेंटिकल नहीं होते हैं, सेम टू सेम नहीं होते जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं। तो वो डिफरेंस जो उनमें पाई जाती है दैट इज नोन एज, उसको वेरिएशन कहा जाता। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट की बात करते हैं, ह्यूमन हाइट की बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं वेरिएशन पाई जाती है। जब हम क्लास में ही देखते हैं कि बच्चे जो क्लास में होते हैं इनमें जब हम हाइट की बात करते हैं ह्यूमन स्पीशीज़ में, तो वहाँ पे हम देखते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं वो हम देखते हैं वो टाल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हम देखते हैं वो मीडियम साइज़ में पाए जाते हैं, और इसी से हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो डिवारा भी पाए जाते हैं, शॉर्ट साइज़ के पाए जाते हैं। डेट मीनस वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे डिफरेंस पाए जाते हैं, तो वो डिफरेंस जो हाइट में पाए जाते हैं डेट नून है, इसको वेरिएशन कहा जाता। और इसी तरीके से हम देखते हैं अनदर एग्जांपल ऑफ द वेरिएशन जो होती है डेट इन्वॉल्व्स आवर ईयर्स, उसमें हम देखते हैं हमारे ईयर्स आ जाते हैं, ठीक। तो हम देखते हैं लोअर पार्ट ऑफ द ईयर जो होता है डेट इज नोन एज ईयर लोब, उसको ईयर लोब कहा जाता है, ठीक। तो ये ईयर लोब जो होता है मोस्ट केसेस में हम देखते हैं, आमतौर पे हम देखते हैं ज़्यादातर लोगों में हम देखते हैं कि ये ईयर लोब जो होता है ये हम देखते हैं ये फ्री पाया जाता है। ईयर लोब जो होता है वो फ्री पाया जाता है, जिसमें हैंगिंग पाया जाता है। हैंगिंग ईयर लोब जो होता है डेट इज आल्सो नोन एज अ फ्री ईयर लोब, इसको कहा जाता है। शाबाश। इसी तरीके से हम देखते हैं कम ही लोगों में हम देखते हैं उनमें क्या होता है, वहाँ पे हम देखते हैं उनका ईयर लोब जो होता है डेट इज़ अटैचड। तो वो हम देखते हैं उनका ये ईयर लोब जो होता है वो हम देखते हैं वो अटैच होता है टू द पार्ट ऑफ द फेस और द हेड, ठीक। तो डेट में ईयर लोब की जब हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं उनमें हम देखते हैं हैंगिंग पाया लटका हुआ हम देखते हैं ईयर लोब पाया जाता है, और बहुत ही कम लोग जो होते हैं उनमें हम देखते हैं ईयर लोब जो होता है वो हम देखते हैं उनमें अटैचड होता। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं, वहाँ पे वेरिएशन आ जाते हैं डेट में, वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे डिफरेंस आ जाती है करेक्टर्स में, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशन जो होती है वो हम देखते हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं, ठीक। The reproduction of the organism produce variations. The variations produced in the organ during successive generation get accumulated in the offspring, ठीक। तो हम देखते हैं जब रिप्रोडक्शन होती है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे वेरिएशन आ जाती है, ठीक। और वो वाले वेरिएशन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो फिर ट्रांसमिट हो जाते हैं, वो फिर हम देखते हैं वो वाली वेरिएशन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक। तो इन वेरिएशन से हम देखते हैं इनसे क्या होता है, इनका ग्रेट एडवांटेज ये पाया जाता है कि वेरिएशन जो होते हैं, advantage of the variations to a species is that it increase the chances of its survival in the changing environment। तो हम देखते हैं कि ये जो होते हैं वेरिएशन जो होते हैं इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो वाली ऑर्गेनिजम्स जिनमें हम देखते हैं वेरिएशन आ जाती है, ठीक, जिनमें हम देखते हैं चेंजेस इन द करेक्टर्स आ जाते हैं, डिफरेंस इन द करेक्टर्स आ जाते हैं, तो उनसे हम देखते हैं उनका सर्वाइवल वैल्यू जो होता है वो बढ़ जाता है। तो सर्वाइवल वैल्यू जब उनका बढ़ जाता है, जब हम देखते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट जो होता है उसमें हम देखते हैं चेंजेस आते रहते हैं, और इन वेरिएशन से हम देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हम देखते हैं वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं इसका सर्वाइवल वैल्यू वेरिएशन जो है दे हैव द सर्वाइवल वैल्यू इनमें पाया जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं इससे आगे कि हम ये पढ़ें कि मेंडल जो एक्सपेरिमेंट्स उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, कैसे करेक्टर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो कुछ पॉइंट जो है जो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगे इससे पहले, तो वो वाले पॉइंट है जो है डेट इज़ नंबर 1 जो है डेट इज़ द क्रोमोसोम का हमें पता होना चाहिए, जीन्स का हमें पता होना चाहिए, डोमिनेंट जीन का हमें पता होना चाहिए, रिसेसिव जीन का हमें पता होना चाहिए, जीनोटाइप का आपको पता होना चाहिए, और इसी से फिनोटाइप जो है इसका पता होना चाहिए, F1 जनरेशन का पता होना चाहिए,
है और F2 जनरेशन जो है इनका हम देखते हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो पहले हम देखते हैं क्रोमोसोम्स किसको कहा जाता है। ठीक, तो क्रोमोसोम जो होते हैं दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हम देखते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द क्रोमोसोम्स। ठीक, और क्रोमोसोम जो होते हैं दे बियर द जीन्स ऑन देम, दे कैरी द जीन्स ऑन देम। इनके ऊपर हम देखते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं इनके ऊपर हम देखते हैं वहाँ पे जीन्स पाए जाते हैं। ठीक, तो जीन जो होता है, जीन किसको कहा जाता है, तो जीन जो होता है ये हम देखते हैं जीन इज ए सेगमेंट ऑफ द डीएनए, और जीन जो होता है डेट ए यूनिट ऑफ द डीएनए। डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जिसको कहा जाता है, या जिसको कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल जो हम देखते हैं, एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक, तो उस डीएनए जो है उसका सेगमेंट जो होता है डेट इज नोन एज, उसको जीन कहा जाता है। ठीक, तो जीन जो होता है, टर्म जीन जो है ये हम देखते हैं डेट वाज क्वाइनड बाय द जोहानसन इन 1909। जो जोहानसन एक साइंटिस्ट था, तो वो वाला साइंटिस्ट जो है उसने पहले इंट्रोड्यूस की ये टर्म डेट इज नोन एज अ जीन 1909 में। ठीक, तो हम देखते हैं जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में हम देखते हैं देयर आर अबाउट 25,000 30,000 जीन्स इन द ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स इंसानों में हम देखते हैं कि वहाँ पे तकरीबन 25,000 से लेके 30,000 जीन जो है वो हम देखते हैं वो ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं हर कोई पर्सन जो होता है, एवरी पर्सन हैज़ 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। तो हर कोई पर्सन जो होता है, हर कोई शख्स जो होता है उसमें हम देखते हैं एक जीन जो होता है उसके हम देखते हैं उसके 2 कॉपीज पाए जाते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो होता है, इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा पॉइंट इसमें आता है आरएनए। तो आरएनए जो होता है डेट इज अ जेनेटिक मटेरियल इन द एड्स वायरस। जो एड्स वायरस होता है, एचआईवी वायरस जो होता है, उसमें हम देखते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है डेट इज आरएनए। और इसी तरीके से हम देखते हैं टीएमए टबैको मोज़ेक वायरस जो होता है उसमें हम देखते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हम देखते हैं वो आरएनए पाया जाता है। तो क्रोमोसोम्स की जब हम बात करते हैं तो क्रोमोसोम्स हम देखते हैं डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कैट जो होती है उसमें 32 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। रेड जो होता है उसमें 42 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कैटल जो होते हैं उनमें हम देखते हैं 60 क्रोमोसोम्स पाए। चिकन जो होते हैं उनमें 78 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फ्रूट फ्लाई जो होती है उसमें 8 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। डॉग जो होता है उसमें 78 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं गोरिल्ला जो होता है उसमें 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। शाबाश। पिजन जो होता है उसमें हम देखते हैं 80 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। हनी बी जो होती है, शहद की मक्खी जो होती है उसमें 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ड्रोन जो होता है उसमें हम देखते हैं 16 जो होते हैं। ड्रोन जो होता है दैट्स अ मेल, उसमें हम देखते हैं 16 क्रोमोसोम जो है वो उसमें पाए जाते हैं। तो जीन जो होते हैं एक्चुअली जीन्स आर एक्चुअली यूनिट्स ऑफ द हेरिडिटी विच ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। और जीन जो होते हैं जो हम देखते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, और यही जीन जो होते हैं ये हम देखते हैं ये यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी पाए जाते हैं। डेट में ये ऐसे यूनिट्स पाए जाते हैं हेरिडिटी के जिनके ऊपर कैरेक्टर्स होते हैं, जिनके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, और वो कैरेक्टर जो होते हैं वो फिर पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग जो है उनमें हम देखते हैं ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं जीन जो होते हैं दे वर्क इन द पेयर्स। जीन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो पेयर्स वो जोड़ों में काम करते हैं। शाबाश। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इससे पहले कि मेंडल जो है जब उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए जेनेटिक्स जो है उस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स या पीपल और जो है उस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उस टाइम हम देखते हैं जब उसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या बाकी लॉ जो है दिए, तो उस टाइम जो है जीन जो है इनको तब तक जो है डिस्कवर नहीं किया गया था। टर्म फैक्टर्स विच वायर यूज्ड बाय द मेंडल एज कैरियर्स ऑफ द हेरिडिटी इन द इंफॉर्मेशन आर नाउ नोन एज द जीनस। तो उस टाइम हम देखते हैं जब जीनस हम देखते हैं डिस्कवर नहीं किए गए थे, तो उस टाइम जीनस का नाम जो है मेंडल ने दिया था फैक्टर्स। तो उसके बाद आज हम देखते हैं कि ये फैक्टर जो है दे वार नाउ नोन एज द जीनस। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं ये जो है डोमिनेंट जीन किसको कहा जाता है, रिसेसिव जीन किसको कहा जाता है। तो जीनस जो है दैट जीनस फॉर कंट्रोलिंग द सेम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑफ 2 टाइप्स डोमिनेंट और द रिसेसिव। तो हम देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें हम देखते हैं 2 टाइप्स के जीनस पाए जाते हैं, जिनमें डोमिनेंट और रिसेसिव जीनस पाए जाते हैं। तो डोमिनेंट जीन जो है किसको कहा जाता है, द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेट जीन इज नोन एज द डोमिनेंट जीन। या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो द जीन विच एक्सप्रेसेस इट्स कैरेक्टर्स, the gene which expresses its characters even in presence of the alternate gene that is known as the dominant gene। तो dominant gene ऐसा जीन होता है जो हम देखते हैं जो अपने करेक्टर जो है उनको एक्सप्रेस करता है
अगर वहाँ पे कोई और अल्टरनेट जीन भी होता है तो उसके बनिस्बत भी हम देखते हैं, उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि वो वाला जीन जो होता है वो हम देखते हैं वो अपने करेक्टर जो है उनको एक्सप्रेस करता है। सच ए जीन जो है डेट इज नोन एज, उसको डोमिनेंट जीन कहा जाता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं द जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर आइडेंटिकल जीन इज कॉल्ड द रिसेसिव जीन। तो रिसेसिव जीन जो होता है डेट्स द जीन विच एक्सप्रेसेस इट्स कैरेक्टर्स इन प्रेजेंस ऑफ द अनदर आइडेंटिकल जीन इज कॉल्ड द रिसेसिव जीन। तो हम देखते हैं रिसेसिव जीन जो होता है ये हम देखते हैं अपने करेक्टर तब एक्सप्रेस करता है जब हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आइडेंटिकल जीन जो होता है, आइडेंटिकल जीन जो होता है, सेम जीन जो होता है, उसकी मौजूदगी में हम देखते हैं वहाँ पे अपने करेक्टर्स को एक्सप्रेस कर लेता है। सच ए जीन जो है डेट नोन एज, उसको कहा जाता है रिसेसिव जीन, उसको कहा जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो होते हैं डोमिनेंट जीन जो है डेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक, तो डोमिनेंट जीन जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर से, और इसी तरीके से हम देखते हैं रिसेसिव जीन जो होता है वो हम देखते हैं वो स्मॉल लेटर के ज़रिए हम देखते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पी प्लांट्स की बात करते हैं और वहाँ पे हम हाइट की बात करते हैं, ठीक, तो डोमिनेंट जीन फॉर द टॉलनेस इज़ द टी। ठीक, तो वहाँ पे हम देखते हैं डोमिनेंट जीन जो होता है टॉलनेस के लिए तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी के साथ, और रिसेसिव जीन जो होता है डिवार्फनेस जो होती है डेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल टी। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जीनोटाइप, जीनोटाइप जो होता है डेट शोज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जीनोटाइप जो होता है ये हम देखते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके जीनोटाइप जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसको हम देखते हैं उसको एक्सप्रेस करता है या उसको शो करता है। इन सिंपल वर्ड जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जीनस इन द ऑर्गेनिज्म। तो जीनोटाइप जो होता है वो हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें कितने जीनस जो है वो पाए जाते हैं, डेट इज नोन एज, उसको जीनोटाइप कहा जाता है। तो जीनोटाइप जो होता है डेट्स ऑलवेज ए पेयर ऑफ लेटर सच एज द कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक, तो जीनोटाइप जो होता है ये हम देखते हैं ये पेयर्स में हम देखते हैं लेटर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी है कैपिटल टी, डेट में ये वाला प्लांट जो है टाल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, डेट में एक जो है इसमें डोमिनेंट है कैपिटल टी वाला, स्मॉल टी जो है डेट रिसेसिव। वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स बन जाएंगे वो टाल होंगे, और इसी से स्मॉल टी जो है दो ज़्यादा रिसेसिव जीन है। ठीक, तो करेक्टरिस्टिक्स आर ट्रेट्स विच इज़ विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ फिनोटाइप। और फिनोटाइप जो होता है वो हम देखते हैं जो हमें करेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देते हैं, जिनमें फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, डेट इज नोन एज, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप, उसको कहा जाता है फिनोटाइप, उसको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जीनोटाइप टी टी और कैपिटल टी स्मॉल टी रिजल्ट्स इन द टॉल फिनोटाइप, एंड जीनोटाइप स्मॉल टी जो है डेट रिजल्ट्स इन द डिवार्फ फिनोटाइप। तो इसी तरीके से हम देखते हैं और एक पॉइंट जो हमें आपको याद रखना है डेट इज़ F1 जनरेशन, और इसी तरीके से हम देखते हैं F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। ठीक, when two parents cross breed or produce progeny offsprings, then their progeny is called the first female generation और F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन जो है किसको कहा जाता है, डेट में जब पेरेंट जो होते हैं उनको क्रॉस किया जाता है, पेरेंट जो होते हैं जब उनको क्रॉस किया जाता है, क्रॉस करने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स फिर बन जाते हैं, वहाँ पे जो उनसे बच्चे जन्म लेते हैं, डेट नोन है, इसको प्रोजेनी कहा जाता है। और वो वाली प्रोजेनी जो होती है डेट नोन एज द फर्स्ट फीमेल जनरेशन उसको कहा जाता है, या सिंपल में F1 जनरेशन उसको कहा जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं ये F1 जनरेशन जो होती है जब इनको फिर जब बच्चे जो होते हैं इनको हम क्रॉस करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे सेकंड जनरेशन बन जाती है, वहाँ पे जो बच्चे बन जाते हैं वो हम देखते हैं दे आर नोन एज अ सेकंड प्रोजेनी उनको कहा जाता है, या उनको सेकंड फीमेल जनरेशन या F2 जनरेशन उनको कहा जाता है। सिंपल में आप ऐसे याद रखोगे कि हमारा जैसे आप देखते हो कि मदर एंड फादर जो होता है दे आर नोन एज अ पेरेंटल जनरेशन। मदर जो है, फादर जो है, आपके माँ बाप जो है, दोज आर नोन एज, उनको कहा जाता है पेरेंटल जनरेशन। तो आप जो है क्लास 10th वाले बच्चे जो है तो डेट मीनस आपके माँ बाप जो हैं दे आर नोन एज अ पेरेंटल जनरेशन, और आप बच्चे जो हैं डेट मीनस यू आर द F1 जनरेशन, आप F1 जनरेशन है। ठीक, और उसके बाद जब आपकी शादी हो जाएगी आपके बच्चे होंगे, ठीक, तो वो वाली जनरेशन जो है वो होगी F2 जनरेशन होगी। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं मेंडल जो होता है इसने हम देखते हैं इसने पी प्लांट जो है इनको क्यों सिलेक्ट किया,
तो मेंडल जो है इसने पी प्लांट जो है इनको सिलेक्ट क्यों किया, बाकी एनिमल्स या बाकी प्लांट जो है इसने इनको क्यों सिलेक्ट नहीं किया अपनी स्टडी के लिए, ठीक। तो हम देखते हैं इसमें कुछ बेनिफिट्स पाए जाते हैं जो मेंडल ने वहाँ पे देखे थे। तो इसमें हम देखते हैं सम ऑफ द करियर ट्रेड्स ऑफ द पी planters whose transmission to the plant was investigated meant by the height of the pea plants और length of the stem of the pea plants, ठीक। तो इसमें इसने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की। एक तो इसने ये देखा कि इनकी हाइट जो थी, कि इसमें हम देखते हैं इसने वहाँ पे जब इनको क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद इसने वहाँ पे देखा कुछ प्लांट जो थे उनकी हाइट जो थी वो हम देखते हैं वो लंबे पाए जाते, और इसी से हम देखते हैं कुछ प्लांट जो है वो डिवा रखते थे। शेप ऑफ द सीड इसने देखा राउंड और रिंकलड थे। सीड की शेप जो है कुछ वहाँ पे जो है वहाँ पे प्लांट जो बन गए उनके सीड शेप जो थी वो राउंड थी, कुछ आधों के रिंकलड थी। कलर ऑफ द सीड्स दैट में येलो और ग्रीन इनमें उसने देखा। और इसी तरह से हम देखते हैं इसने कलर ऑफ फ्लावर कुछ फ्लावर्स वहाँ पे वाइट निकले, और कुछ फ्लावर जो है वो हम देखते हैं वो वहाँ पे वायलेट निकले, ठीक। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि पी प्लांटर्स जो है चूज पी प्लांटर्स टू स्टडी इनहेरिटेंस because many generations of the pea plants can be produced in a comparatively short time period and their study is much simpler than that of the animals, ठीक। तो मेंडल जो है इसने पी प्लांट्स को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि बहुत सारी जनरेशन इसने वहाँ पे निकाली, और वो वाली जनरेशन जो है वो बहुत ही कम टाइम में इसने निकाली। अगर वहाँ पे किसी एनिमल का वहाँ पे इस्तेमाल करता, एनिमल्स का वहाँ पे इस्तेमाल करता, तो उनमें हम देखते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम देखते हैं इतने जनरेशन जो है वो हम देखते हैं वो इम्पॉसिबल होते हैं। तो ये हम देखते हैं इंट्रोडक्शन थी आपके लिए, डेट इज़ द क्लास 10th के लिए हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।